नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद चुनावी मशीन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां पूरा कुनबा 130 के लिए स्ट्रगल कर रहा था एनडीए का, वो 230 पे पहुंचना बड़ी ताज्जुब की बात लगती है। और पूरा महाराष्ट्र, जहां भी जाऊं वहीं सवाल उठते हैं कि ये असं कसं झालं? ये ऐसा कैसा हुआ है? उसके बाद वहां के एक बड़े अखबार ने 95 सीटों का ब्यौरा दिया, जहाँ का मतगणना और मशीन में पड़े हुए मतों को मिलान नहीं होता। मोटे तौर पे हम ये माने, यदि 95 सीटों पे खेल हुआ है, तो फिर बीजेपी 130 100 मतलब बीजेपी का पूरा कुनबा एनडीए का 130 135 पे ही था, जो आकलन था लोगों का। अब इस पे विरुद्ध कई आवाजें उठी, एप्लीकेशंस लगाए गए, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगाए गए। कुछ लोग, कई बार लोग सांकेतिक धरने पे बैठे, अनशन पे बैठे, बाबा आढाव जैसे गांधीयन। फिर कुछ जगह पर कुछ प्रयोग किए गए, खासकर सोलापुर जिले में परकटवाड़ी में एक प्रयोग किया गया, जहां मॉक पोल का प्रयास हुआ। मालशीर विधानसभा में जानकर, जो राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद भी मरकटवाड़ी के लोगों ने कहा कि नहीं, जो मतदान हमारे गांव से हुआ है, उससे हम खुश नहीं हैं। पिछले 3 चुनाव का लेखा जोखा देखा जाए, तो 80% से ज्यादा मत बीजेपी के खिलाफ पड़ते हैं। वो बीजेपी के फेवर में ही कहे कैसे चले गए? उन्होंने मॉक पोल का तय किया, और जिस दिन मॉक पोल होनी थी, उसी दिन पुलिस ने वहां पे छावनी बना दी गांव को। 200 लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज कर दिए, एफआईआर दर्ज किया। और ये मॉक पोल रोका। मॉक पोल रोकने के बाद भी एक बहुत बड़ी रिएक्शन हुई। लोगों को लग रहा था कि जो मॉक पोल का कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं थी, कोई भी नहीं था। वो तो अपने स्वयं सुखाए कर रहे थे कि भाई हम खुद ही देखना चाहते हैं कि हमारे गांव का क्या है। ऐसे में इस मॉक पोल के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई क्यों, जिससे कोई चुनावी चुनावी नतीजों में जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके बावजूद ये क्यों हुआ? कहीं ना कहीं सरकार के मन में काला तो नहीं है, या कहीं सरकार को ये तो डर नहीं है, सत्ता पक्ष को, कि हमारी पोल खुल जाएगी। फिर मरकटवाड़ी एक चुनावी अखाड़ा बन गया, राजनीति का। राजनीतिक दल वहां जाने लगे, गोदी मीडिया भी पहुंच गया। उन्होंने भी कुछ लोगों का वक्तव्य छापा, कुछ लोगों की इंटरव्यू किए, जिसमें लोगों ने कहा कि ऐसा कोई मॉक पोल कोई चाहता ही नहीं था। ये तो कुछ गिने चुने लोग ये कर रहे हैं। पूरा गांव एक तरफ है और 3-4 लोग एक तरफ है। फिर 4 लोग एक तरफ है, तो 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर कैसी दर्ज होती है? गांव में कुल 2000 मतदाता है। 1900 मतदाताओं ने मतदान किया था। क्या गांव या ग्राम सभा मॉक पोल करवा सकती है क्या? क्या ग्राम सभा को दिए हुए अधिकार के तहत ग्राम सभा
ये प्रयोग कर सकता है। जब ये बातें चल रही थी, तभी एक खबर आई जिसको मैं एक्स-रे के से देखता हूँ, और वो खबर थी कि सातारा जिले के कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में होने वाले सभी चुनाव मतपत्रों के जरिए करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोलेवाड़ी चुनावी मशीन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा गांव बन गया है। कोलेवाड़ी गांव कराड़ दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा का पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का प्रतिनिधित्व था। पृथ्वीराज चौहान पिछले महीने हुए इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल भोसले से 39,355 मतों से हार गए। कोलेवाड़ी के पहले चुनावी मशीन के खिलाफ कई जगह संदेह किए गए, और जैसा कि मैंने मरकटवाड़ी का आपको उदाहरण दिया, वहां पर भी ये प्रयोग हुआ, लेकिन फिर उसको कहा कि इसको कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, और गांव के कुछ लोग मिलके ये नहीं कर सकते। अजित दादाजी ने ये कहा कि चुनावी प्रक्रिया ये चुनाव आयोग का काम है। कोई भी गांव गांव ऐसा करता है तो वो विद्रोह का स्वरूप माना जाएगा या सरकार के खिलाफ कदम माना जाएगा, इसलिए एफआईआर दर्ज की। अब पुलिस जब ऐसी इंटरवेन करती है तो फिर उसका एक नया जुगाड़ इस गांव ने निकाला। कोलेवाड़ी ने ग्राम सभा में ही प्रस्ताव पारित किया। कोलेवाड़ी के ग्राम प्रधान रत्नमाला पाटिल के पति शंकरराव पाटिल ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों ने इस भावना कि आगामी चुनाव मतपत्र से करवाए जाएं, न कि मशीन से। पाटिल ने कहा कि पूरा गांव इस बात से अचंभित था कि विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज चौहान को कोलेवाड़ी में जो वोट मिलना था वो नहीं मिला। ग्राम सेवक ने भी प्रस्ताव पारित किए जाने की पुष्टि की, और प्रस्ताव में यही लिखा है कि चुनावी मशीन के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराया जाए। आगे ग्राम सभा ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन मतपत्र यानी बैलेट पेपर की अनुमति नहीं देता है और जबरदस्ती मशीनें थोपता है, तो फिर ग्राम सभा मतदान का बहिष्कार करेगी। जनरली ऐसे प्रस्ताव जिले के कलेक्टर के पास आगे जाते हैं। सातारा जिले के कलेक्टर जो हैं, उनके कार्यालय से इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी तक ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अभी इनके पास, कलेक्टर साहब के पास नहीं पहुंचा। जब पहुंचेगा तो क्या होगा? अब सवाल ये है कि ग्राम सभा को जो अधिकार दिए हैं पंचायती राज ने, और उस अधिकार के तहत यदि एक के बाद एक ऐसी ग्राम सभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं, तो सरकार क्या करेगी? क्या चुनाव आयोग को वो प्रस्ताव मानना होगा, या ग्राम सभा के उस प्रस्ताव को रद्दी टोकरी में डाला जाएगा? यदि ग्राम सभा के उस प्रस्ताव को, जिसको एक कानूनी जामा भी है, पंचायती राज के तहत ग्राम सभा पे को असीमित अधिकार है, और यदि उस प्रस्ताव का अवहेलना होती है, तो क्या इसमें न्यायपालिका में जाने का कोई प्रोविजन है? क्या गांव न्यायपालिका में जाएंगे? ऐसी कई चीजें एक से दिखाई देती है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद, हरियाणा के नतीजों के बाद तो सिर्फ
चर्चाएँ तक बातें सीमित रहीं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद तो अब ग्राम सभाएँ ही ताल ठोक के मैदान में उतरी हैं। ये लड़ाई ग्राम सभा वर्सेस चुनाव आयोग होते हुए दिखाई दे रही है। क्या चुनाव आयोग कम इनको सीरियसली लेगा या फिर वही कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बात। क्या शेर शायरी करके या गानों के अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ग्राम सभा के प्रस्ताव को भी रद्दी की टोकरी में डालेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आने वाले समय में कानूनी पेच फंसता हुआ जरूर दिखता है और मशीनों का जो उपयोग है उसको क्या चुनाव में करना है या नहीं करना है, इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ग्राम सभा की इस प्रस्ताव ने लगा दिया, क्योंकि ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये सीधे सीधे संवैधानिक तरीके से किया हुआ विरोध है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।